बलूचिस्तान में हर सूरज लाशों की छांव में ढलता है, हर रात चीखों से गूंजती है। कल तक दुनिया जिसे भूल चुकी थी वो पिछले 5 दिनों से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। दर्द इस हद से ज्यादा गुजर गया कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी कराने की कस्में जिस संगठन के लड़ाकों ने खा रखी है, जिसने अपने सिर पर मौत का कफन बांध लिया है, उसने आज एक बार फिर पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट देने का दावा किया। बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिदायीन हमला कर 90 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद हड़कंप मचा है। अभी 5 दिन हुए जब बीएलए ने पाकिस्तान पर बड़ी चोट की है। अब की बार बीएलए का दावा है फिदायीन हमले का। ये हमला हुआ है पाकिस्तान सेना के काफिले पर। फिदायीन अटैक में मौके पर कितनी तबाही हुई है, इसकी तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। पाक सेना के काफिले में शामिल इस बस के पर खच्चे उड़ गए हैं। दावों के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायीन टुकड़ी के जवानों ने इसी बस को टारगेट किया। बीएलए की फिदायीन टुकड़ी का नाम माजिद ब्रिगेड है, जो दुश्मनों पर ऐसे हमलों के लिए तैयार रहती है। उसी माजिद ब्रिगेड ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक माजिद ब्रिगेड के जवानों ने एक गाड़ी में आईईडी विस्फोटक लादे और पाकिस्तान सेना के काफिले को हिट कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान फौज का काफिला क्वेटा से ताफ्तान की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान सेना के काफिले में 7 बसें शामिल थीं, 2 अन्य गाड़ियां भी मौजूद थीं। तभी क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर नोशकी में ये फिदायीन अटैक हुआ। बीएलए के मुताबिक आईईडी लदी उनकी गाड़ी की टक्कर एक बस से हुई। टक्कर होते ही वहां तबाही मच गई। बीएलए की माने तो इस फिदायीन हमले में 90 पाक सैनिक मारे गए। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने ऊपर ये एक संकट ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही अगर हम देखें तो एक आतंक का सहारा लेता रहा। और अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो फ्रॉम 1948 से लेकर के लगातार जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका विलय हो। हाल के वर्षों में बीएलए के तेवर काफी उग्र हैं। आज पाक सेना के काफिले पर हमला हुआ है। 5 दिन पहले ही बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा से ही पेशावर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन को कब्जा कर लिया और उसमें सवार लोगों को बंधक बना लिया। बीएलए का दावा था कि उस ट्रेन में मौजूद 214 बंधकों को उनके लड़ाकों ने मार दिया। वहीं पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि उसके 28 सैनिक मारे गए। ट्रेन संकट को लेकर बीएलए और पाकिस्तान ने अपने अपने दावे किए, लेकिन एक बार फिर बीएलए ने पाकिस्तान सेना को टारगेट कर चेतावनी दे दी है कि वो रुकने वाले नहीं। पाक सेना के काफिले पर फिदायीन हमले को लेकर पाकिस्तान ने दोपहर तक 7 की मौत की पुष्टि की है, जबकि 21 के जख्मी होने की बात कही है। फिदायीन हमले के बाद पाकिस्तान ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। हेलीकॉप्टर से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं ड्रोन से निगरानी भी रख रहा है। लेकिन 5 दिन के अंदर बीएलए के 2 हमलों से पाकिस्तान तिलमिला गया है। BRAS करके इन्होंने एक संगठन बनाया है, बलोच नेशनल आर्मी, ये अब अपने आप को कहते हैं। और ये जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया, उसे बंधक बनाया गया, 214 लोगों को मारने की बात की, या फिर जो ये अभी आईडी अटैक नौशकी में हुआ है सेना के कॉन्वॉय पर, ये पूरी बलोच सेना एकजुट होकर, एक साथ होकर अब पाकिस्तान से लोहा ले रही है। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना के लिए चुनौतियां अब लगातार बढ़ती जा रही है। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। और पाकिस्तान के ही हालात पर चर्चा करने के लिए मेहरान मर्री साहब, बलोच एक्टिविस्ट, सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल चीमा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तान से, और हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल संजय मेहसान साहब, सेवानिवृत्त डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ मेहरान मर्री साहब शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि अब पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी कह रहा है, आप इसको बलोचों का इंतकाम कह रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी और एक सेंस ऑफ डिनायल है। आप कहते हैं हमने 90 मारा, हमने इतने मारे, वो कह रहे हैं 7 ही। बीएलए का ये कहना है, वो कह रहे हैं सिर्फ 7 मरे जी, 5 मरे। दोनों पर आपका रिस्पॉन्स? जी, बहुत अफसोस है कि 70 साल के बाद भी अब हम इसको डिबेट कर रहे हैं कि कितने मरे, कितने फौजी मरे, कितने बलोच लापता हुए, और हम वो बेसिक इश्यू को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। ये संजीदगी का इजहार
पाकिस्तान जो अपने को सो कॉल्ड स्टेट कहता है उनको करना चाहिए था। आज दिन तक वो आके मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं। अभी आपके पहले में कोई शो में था, कोई मोनारा नाम की औरत थी, वो फौजी नैरेटिव को इतने जोर से इंडोर्स कर रही है, तो मुझे दहशतगर्द बोल रही है। वो मेरे उर्दू पे काउंटर करे कि अच्छा उर्दू नहीं बोलता है तो बदतमीजी कर। आप अंदाजा करें कितने बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। वी टॉक अबाउट नेशनल इशू, पूरे वॉर ऑफ लिबरेशन चल रहा है। एक मुल्क जो पाकिस्तान टूटने का अनकरीब पूरा नजर आ रहे हैं कि इसरात वैसे हो रहे हैं, ये बैठ के लोगों के लैंग्वेज पे तनकीद कर रहे हैं। वो 8 मरे नहीं 12 मरे, ये बिल्कुल संजीदा है ही नहीं। अभी बात हमारे समझ में तो बिल्कुल आ गया। अभी पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि ये 10-15 मोटे जनरल जो बैठे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं इसके, आम पंजाबीज का बेनिफिशियरी शायद बाय प्रोडक्ट में होगा। आम फौजी जो मर रहा है भी बेनिफिशियरी नहीं है। एज द मेन बेनिफिट ऑफ जनरल्स के खिलाफ अभी कूदेता होना चाहिए इनको खड़ा होना चाहिए अपने जनरलों के खिलाफ। ये पंजाबियों को भी मरवा रहे हैं, बलोचों को भी मार रहे हैं, सब पिस रहे हैं। कमर चीमा साहब, आपका रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि जो सबको दिख रहा है वो शायद अभी भी पाकिस्तान की सेना को दिख नहीं रहा है। द राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहा जाता है, जान पर बनाई है। और अब सवाल यह है कि आप सेंस ऑफ डिनाइल में है। ये तो छोटी घटनाएं हमेशा से होता आया है। वो मौतें किसके खाते में जाएंगी जो बलोचियों की होती है, जो माए और पिता इस उम्र में अपने अपने बेटों को कंधा दे। मतलब आप सोचिए कि क्या हालात है, कितने बलोचियों की जान हुई है। वहां से आने वाले वीडियो से रूह कांप जाए किसी भी इंसान की। दोनों पर आपका रिस्पॉन्स जो वो कह रहे हैं। देखिए, बलोच और पाकिस्तानी एक ही हैं। हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं। बलोच और पाकिस्तान, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, हम सब एक हैं। गिलगिती, सब हम लोग एक हैं। हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। ये है दहशतगर्द। दहशतगर्दों से ना हम बात करते हैं, ना हम इनके साथ किसी किस्म के डायलॉग पसंद करेंगे, हाँ, बस ना उनसे ही पिटते हैं। रिसोर्सेज की जंग है। सुने ना मैडम, ना इनकी कोई रिसोर्सेज की जंग है। ये दहशतगर्द हैं। इनको सिर्फ वही ट्रीट किया जाएगा जो बंदा बंदूक पकड़ के पाकिस्तान के फौजी पे तानेगा, पाकिस्तान की अवाम पे तानेगा, नहत्ते बच्चों पे, बेटियों पे, माओ पे जो बंदूक जो तानेगा। हम उस बीएलए को के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे। ये बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, ये आपको पता है सारे के सारे बलोच क्या कहते हैं? कहते हैं ये हमारे नाम पे जो है ना दब्बा है, इनको बलोच मत कहें, ये दहशतगर्द हैं। ये बलोच लोग कहते हैं। आपको शायद दरअसल ऑन ग्राउंड आए तो पता चले ना। अब 1000, 2000, 3000 बंदा अगर कोई अफगानिस्तान में छुपा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया, कोई इधर है, कहीं से इंडियन डीप स्टेट इंटेलिजेंस इनको सपोर्ट कर रही है, अजीत डोभाल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेहसान साहब, ये 4 दिन नाचेंगे फिर बैठ जाएंगे। मिस्टर चीमा, ये पहले भाषण थोड़ी देने के लिए बुलाया आपको। पर्सपेक्टिव रखिए 4 सेंटेंस में, अन्य मेहमानों को भी बोलने दीजिए। अब इनका कमर चीमा की तो एक खासियत है। कमर साहब रुकिए प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सबका पर्सपेक्टिव आने दीजिए, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेजर जनरल संजय मेहसान साहब, प्रॉब्लम क्या है इनकी कि इनको सुबह में भी इनकी सुबह होती है इंडियन डीप स्टेट और रॉ से, इनकी रात भी होती है, इनको सपने भी उसी के आते हैं, ये जागते भी वही सोच के हैं। सेंस ऑफ डिनायल जिसमें ये दिख रहे हैं, पर ये इनको फेस सेविंग करना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो इन्होंने आतंक का पूरा एक एपिसेंटर बनाया हुआ है वो एक्सपोज होता है। जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं और मतलब जिस तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं वहां पर, उस पर पर्दा डालना है, तो वो पर्देदारी तो यही सब कहानियां सुना के होंगी। अंजना, बिल्कुल। देखिए, जो ये हुआ है, और मैं ये जो गेस्ट हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ये मेहरान, इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज बोली है। पाकिस्तान के जनरल्स, आई थिंक प्रॉब्लम वो है, और ये जनरल्स आज अपने जवानों की भी कदर नहीं कर रहे हैं। ये वो जनरल्स हैं कि वो अपने जवानों को मारने के लिए और मतलब उनकी जान जाने के लिए तैयार हैं। और यही मिस्टर कमर चीमा पहले प्रोग्राम में भी बोल रहे थे कि हम दहशतगर्दी से बात नहीं करते हैं। मैं तो बोलूंगा दहशतगर्दी तो इनके पाकिस्तानी जनरल्स कर रहे हैं, और आज इनकी सेना को ये यकीन हो गया है इनके जवानों को। देखिए, मैं एक एज अ फौजी जनरल बोल रहा हूँ, और हमें पता है कि एक जवान के साथ कितना प्यार होता है। हम जवान की जिंदगी के लिए लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं। पाकिस्तान जनरल्स द्वारा नहीं, वो जो अपने जवानों को बलि चढ़ा रहे हैं, वो बड़ा खराब लगता है, वो जितने भी दृश्य दिख रहे हैं। और फिर स्टेट ऑफ डिनाइल, बिल्कुल इन्होंने सही बोला मेहरान, कैजुअलिटीज गिन रहे हैं कि इतने मरे या इतने वो हैं। एक कंसर्न होता है
मेरा पहला तो इनको सुझाव ये होना चाहिए था, ये मिस्टर कमर चीना और इनकी जो जनरल्स हैं, उनको आपको बातचीत करनी चाहिए थी। आपने कैसे अपने 214 जवानों को मरवा दिया, और आज ये होगा कि पाकिस्तान सेना में जो इनके जवान हैं, आप लिख के ले लीजिएगा अंजना, रिबेलियन होगा। आपने एक ट्रेलर देखा था जब इमरान खान को भी अरेस्ट किया, कोर कमांडर के घर, मिलिट्री बेसेस, एयर बेस, सब जगह अटैक हुआ है। पाकिस्तान की जनता का आक्रोश आ चुका है। और अब ये जो इनके बेचारे जवान मरे हैं पाकिस्तान सेना के, मैं उनके सिंपथाइज करता हूं कि उनके जवान किसकी वजह से मरे, इनकी जनरल्स की वजह से। तो इन लोग को ये अभी सबक मिलेगा। और आप देखिए पाकिस्तान सेना में रिबेलियन आएगा, इनके जवान नौकरी करने से इनकार करेंगे, और अभी हो रहा है फ्रंटियर कोर और कई जगह इनके लोग नौकरी में नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट लीव हो रहे हैं, तो वो उनको धमकाया जा रहा है कि उनको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। कब तक वो अपनी जान गंवाते रहेंगे? किसके लिए? ये एक फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं कि हम लोग दहशतगर्दों को मार रहे हैं। मेरे ख्याल तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर ये जो कश्मीर में आतंकवाद को भेजते हैं उनको ये फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, तो हमारा भी पूरा अधिकार है हर हिंदुस्तान को उनको फ्रीडम फाइटर्स बोले, और पूरे हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो डीप स्टेट की बात करते हैं, वही डीप स्टेट नहीं है, इनकी अपनी कमी है। ये आप बताइए, जो रोड ओपनिंग, ये जो आज कॉन्वॉय में एम्बुश हुआ है, मिलिट्री ड्रिल बोलती है, इनके फौजी जनरल्स को पता है कि रोड ओपनिंग पार्टी होती है, क्यों नहीं लगाई वो रोड ओपनिंग पार्टी? क्या भारत सरकार लगाएगी? क्या हमारे एनएसए जाके लगाएंगे? अपनी इनएफिशिएंसी को, अपनी इनकॉम्पिटेंस को भारत पे ठोकते हैं। ये इनका एक फॉल्स नैरेटिव है, और इनके अभी जवान को पता चल गया है। अंजना, आज इनके जवान इनके साथ लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान टूटने के तौर पे आ गया, बलूचिस्तान को एक लिबरेशन वॉर है चल रहा है, और वो अपनी भाई बहन सफलता प्राप्त। कमर चीमा एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, तो कमर चीमा जवाब दीजिए। और मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आपके देश से आपके फौजियों के मारे जाने की खबर आ रही है और आप इतने खुश दिख रहे हैं टीवी पे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि चक्कर क्या है। वो कैसा मतलब देश का नागरिक जो अपने फौजियों के मारे जाने पर हंस रहा है। मुझे बुरा ना मनाइएगा, मुझे जनरल साहब के एनालिसिस पे हंसी आ गई थी कि ये जनरल बने कैसे हैं, कि जो ये कह रहे हैं स्टॉप डूइंग दिस। इनकी आवाज नीचे कीजिए। स्टॉप डूइंग दिस। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हम अपने देश की सेना के हर सिपाही, हर अफसर के साथ खड़े हैं। ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा हमारी सेना के बारे में या हमारे किसी अफसर के बारे में एक भी लाइन बोलने की। अपने अंदर झांकिए। और कमर चीमा जरा देखिए तो एवरेज निकाल लीजिए। आपके जो ये जनरल्स हैं ना, जिनको आप जनरल कहते हैं, उनकी एवरेज निकाल लीजिए। उनके आप शीट्स निकालिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। विदेशों में स्टेट ले लेके बैठे हुए हैं और आप लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। विदेशों में स्टेट्स ले लेके बैठे हुए, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और आप अपने देश के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो अंदर झांकने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार, करप्शन का जो पीक हो सकता है वो वहां की सेना के जनरल्स करते हैं, पर आपको उस पर पट्टी, कवर फायरिंग देनी है कमर चीमा को बैठकर। ये प्रॉब्लम है आपकी। आपने बोलना है तो आप बोलिए, मैं चला जाता हूं। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या किसी भी भारतीय के खिलाफ हिम्मत मत कीजिएगा बोलिए। एनालिसिस पे कमेंट करने आप बीएलए ने हमला किया, बीएलए पर बोलिए। अपने देश की चिंता कीजिए जरा, और हंसना बंद कीजिए। आपके फौजी मरे हैं। मुझे एनालिसिस देने का पूरा हक है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की फौज हमेशा फ्रंट फुट से लड़ी है। पाकिस्तान के जवान, अफसर, जनरल, ब्रिगेडियर, हर रैंक से लोग शहीद हुए हैं। और हमेशा आप देखें अफगानिस्तान में क्या हुआ। जब इत्तेहादी फौजें वहां पे आई थी तो दुनिया के हर मुल्क का जो ऑफिसर था, कोई किसी ने कहा मैंने लड़ना नहीं, किसी को साइको पेशेंट हो गया, लेकिन पाकिस्तान की फौज इंटैक्ट है, हर लिहाज से इंटैक्ट है शुरू से लेके। और ये 20 साल हो गए हैं, 2 बड़ी जंगें हमें। जल्दी से एक रिएक्शन आपका इस पर, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। ये मुल्क तो ऐसा है, मतलब दहशतगर्दों से अपने सैनिकों के, अजमल कसाब उसको भी कह दिया, ये सारे जो भेजे थे वहां से फैक्ट्री से अपने, उनको भी इनकार कर रहे थे। तब तो गांव तक उनके मीडिया पहुंच गई। तो मानते नहीं है ना, जो मरते हैं अपने सैनिकों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे पाकिस्तान के फौजियों के साथ पूरी कौम है। आपको परेशान मरी साहब नाम आपने कब से बदल लिया? मेहरान साहब जी, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है अपनी जी सैनिकों के मारे जाने के नंबर्स को।
ये जी हकीकत से गाफिल हैं, ये तो असलियत मान ही नहीं। इनके लिए असलियत ये है कि इनका सबसे बड़ा सेना है, इनके फौज मेडल याफ्ता है, दुनिया का सबसे एलीट फोर्स इनका आईएसआई है, और इनके जनरलों ने तो दुनिया को डराया हुआ है। इनके ख्याबी पुलाव में तो ये सब कुछ होता है, लेकिन ये हकीकत जो है, मार खाया हुआ एक बेजमीर बिजनेसमैन, पिज्जा बनाने वाले टोले का नाम है पाकिस्तान फौज। कोई इनको पसंद नहीं आता बिकॉज इनको नैरेटिव जो मिला है, इनको पर्ची जो मिला है, पर्ची मिला है मोटो को कि आप अगर इतने बलोचों के हमदर्द है, पाकिस्तान आए ना खुशबू लगा के, आप पाकिस्तान मेरे भाई मौजूद है आप लोगों के साथ डील करने के लिए, मेरे कोई आने का जरूरत नहीं। आप क्यों भागे हुए हैं? आप दुश्मन से दाद लेते हैं, आप दुश्मन से दाद लेते हैं, वहां बैठ के उधर इंग्लैंड में कि यूरोप में बैठ के दुश्मन से दाद लेते हैं। मैं समझता हूं ऐसे आपको फिक्र नहीं करना चाहिए, आपको मेरे बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। अपना हाउस रिस्पॉन्स जल्दी। इन दुश्मन से दाद लेके खुश होते हैं, क्या बात करते हैं मरी साहब? मेहरान साहब जल्दी से एक रिस्पॉन्स इस पे। जी, हम इन बेचारे पाकिस्तानियों पे तरस खाएं या इनका जवाब दें, मुझे पता नहीं। ऐसे बेवकूफों का क्या जवाब दिया चाहिए? वो बोला मैं लंदन में बैठा हूं, मैं मून पे बैठा हूं या मार्स पे बैठा हूं, आपको क्या तकलीफ है? आप इशू के साथ डील करें। जो इसी बात पर अंत करते हैं। कमर चीमा हो या इन जैसे बाकी लोग हों, जर्नल मेस्टन, वक्त की कमी है, लेकिन आपने अच्छे से अपनी पूरी बात एक बार में ही बता दी। ऐसे लोग हैं और इन्हीं के प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान और गर्त में पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज अगर बलूचिस्तान के सामने पाकिस्तान लाचार नजर आ रहा है तो इसकी वजह खुद वही है। भारत के रक्षा जानकारों के साथ पाकिस्तान की मीडिया का भी यही मानना है। बीएलए ने जिस तरह से बसों के काफिले पर हमला किया, पाकिस्तानी फौज का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ, पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। बलूच लड़ाकों के सामने नाकाम हुई पाकिस्तानी आर्मी। अपने ही बुने जाल में फंस गई पाकिस्तानी आर्मी। अपने जवानों की मौत के बाद अब क्या मुंह दिखाएगी पाकिस्तान की आर्मी? ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब सब कुछ कंट्रोल में कर लेने का दावा किया था पाकिस्तान की आर्मी ने। बलूच विद्रोहियों को नेस्तनाबूद कर देने की शेखी बघारने का काम करने वाले आर्मी अफसरों को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इस दावे के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर बलूच लड़ाके उनके जवानों को ही मौत के घाट उतार देंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं फ्रंटियर कॉर्प्स के अफसर ने इस हमले से पहले क्या बयान दिया था। दावा तो पाकिस्तान की आर्मी का यह भी था कि ट्रेन हाईजैक से जुड़े सारे विद्रोहियों को खास ऑपरेशन के बाद नियंत्रित कर लिया गया है और सुसाइड बॉम्बर्स को मारा जा चुका है। लेकिन आर्मी अफसर अपनी कमजोर इंटेलिजेंस को मजबूत करना भूल गए और नतीजा ये हुआ कि सेना को जवानों को ले जा रही बस को आसानी से निशाना बनाया गया। इस अटैक के बाद अब पाकिस्तान कई मोर्चे पर घिर चुका है। खुद पाकिस्तानी फौज के हाथ से नियंत्रण फिसल रहा है। सवाल ये भी है कि जब बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी फौज के आने जाने की हर जानकारी है तो इंटेलिजेंस के मामले में खुद पाकिस्तानी फौज कहां खड़ी है? इस हमले के बाद क्या पाकिस्तानी आर्मी की रणनीति और कमजोर हुई है? जानकारों की माने तो आर्मी पर हमला उन दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की सेना लोगों की सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए, लेकिन सीपेक को सेफ रखना यह अलग ही बात है। लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअलिटीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए यह खराब बात है। लेकिन क्या ये हमला सिर्फ पाकिस्तानी सेना की एक और हार के तौर पर देखी जानी चाहिए? जानकारों के मुताबिक इसका असर सुरक्षा के साथ साथ अब व्यापार के सौदों पर भी पड़ेगा। चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कमज़ोर हो गई है और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में। और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान है। आतंक की जो पौध उसकी सरपरस्ती में पनपती रही है
और लोगों के हक की आवाज दबाने की जो साजिश वो दशकों से करता रहा है, ताजा हमले उसी का नतीजा है। पाकिस्तान ने ही इस बीज बोया है, आतंकवाद पाकिस्तान ने ही शुरू किया है। अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है तो पाकिस्तान ही खत्म करेगा, और पाकिस्तान में खत्म करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर उनका बेस पूरा आदमी जो है हेट इंडिया के ऊपर जाएगा और प्रोपेगेंडा करता रहेगा, तो अब जो खुद जैसे क्लिंटन कहती थी, वो क्या कहा उन्होंने कि अगर आप सांप पालेंगे और ये सोच के पालेंगे कि सिर्फ अपने दुश्मनों को काटेगा, वो तो हो नहीं सकता, एक दिन आपको भी काटेगा। अब वही सांप अब इनको काट रहा। लगता नहीं कि अपने जवानों को खोने के बाद भी पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा। उसकी आतंकी सोच का खामियाजा लोग भुगतते रहेंगे और वहां के हुक्मरान और सेना जिद पर अड़े रहेंगे। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करता है, वो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से कोयला निकालता है, उससे पैसे कमाता है, मगर पाकिस्तान बताता है कि बलूचिस्तान का कोयला खराब है। बलोच कहते हैं कि अगर कोयला खराब है तो निकालते क्यों हो, मगर पाकिस्तान जवाब देने के बजाय बलोच लोगों पर जुल्म करता है। एक समय पाकिस्तान के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बलूचिस्तान ने किस तरह से लूटा है, ये देखिए। पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी की बात आते ही सबके जहन में बलूचिस्तान की तस्वीर आती है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं था। बलोच लोगों का गम इससे कहीं ज्यादा है। वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्संस के मुताबिक साल 2004 से अब तक बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जबकि इस मामले की जांच करने वाले आयोग का कहना है कि लापता लोगों के सिर्फ 454 केस ही हैं। बलूचिस्तान भले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य हो, लेकिन वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान का खजाना भरने में ये राज्य सबसे आगे रहता है। बलूचिस्तान के लोगों को बदले में सिर्फ अत्याचार मिलता है, जिसकी आवाज उठाने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन मेहरंग बलोच के नेतृत्व में पूरे पाकिस्तान में निकाला गया, लेकिन सेना समर्थकों ने यहाँ भी उन्हें खूब तंग किया। तो बलूचिस्तान के आम लोगों की तरह मेहरंग को भी पाकिस्तान की सेना के इशारे पर जुल्म झेलना पड़ा, जो उनकी तकदीर बन चुका है। मेहरंग के पिता को पाकिस्तान की सेना ने मार दिया और बाद में उनके भाई का अपहरण कर लिया। इसके बाद मेहरंग के नेतृत्व में बलूचिस्तान से हजारों लाखों महिलाएं इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद तक पहुंच गईं। वहां धरना भी दिया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी एक न सुनी और उन्हें बेइज्जत करके हटा दिया। 31 साल की मेहरंग बलोच को भले ही पाकिस्तान की सरकार ने बैरंग लौटा दिया, लेकिन इसने बलूचिस्तान में विद्रोह को एक नई ताकत दे दी। लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अहमियत नहीं रखता, और बात पाकिस्तान की एक ट्रेन की हाईजैकिंग तक पहुंच गई, जिसने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के लिए हाथ से निकल चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार कैसे लिखी जा चुकी है, उसके बारे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मैंगल ने एक्स पर लिखा, बलूचिस्तान का एक भी इंच इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां सरकार अपना अधिकार जता सके। पाकिस्तान की सरकार इस युद्ध को पूरी तरह से हार चुकी है। अब हम जीत नहीं सकते, सब खत्म हो चुका है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने सुनने के बजाय हमारा मजाक उड़ाया, हमारे शब्दों को खोखली धमकियां बताकर खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने उत्पीड़न, लूटपाट और खून खराबे की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। हर एक सरकार ने बिना किसी अपवाद के बलूच लोगों का नरसंहार किया। सोचिए, बलूचिस्तान का मुख्यमंत्री रह चुका नेता अपनी सेना और सरकार को बता रहा है कि आपके जुल्म की वजह से बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। कहते हैं जब दर्द हद से गुजर जाए तो आंसू भी सूख जाते हैं। बलूचिस्तान की माएं अब रोती नहीं, बस इंतजार में पत्थर हो गई हैं। हर दरवाजे पर लापता बेटों की तस्वीरें हैं, हर गली में मातम की चीखें हैं। लेकिन क्या ये आवाजें कभी दुनिया तक पहुंच पाएंगी? आखिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत और खनिज संपदा से भरपूर बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों का जुल्म-ओ-सितम क्यों जारी है? ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन इसका दर्द भी सबसे बड़ा है। इसके जख्म भी काफी गहरे हैं। यहाँ पाकिस्तानी सेना का जुल्म-ओ-सितम 77 साल से जारी है। यहाँ लोग या तो पाकिस्तानी सेना के बूटों तले रौंदे जाते हैं या फिर बंदूक के साए में सिर्फ सिसकियां ले पाते हैं।
पाकिस्तान के 44% भूभाग को घेरता है बलोचिस्तान। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में महज 1.5 करोड़ लोग ही इस हिस्से में रहते हैं। बलोचिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान और दक्षिण में अरब सागर है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। गैस, तेल, सोना और यूरेनियम जैसी खदानें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बलोच लोगों को इन संसाधनों का कोई फायदा नहीं मिलता। सोना, चांदी, कॉपर और कोल्ड रिसोर्सेज, तेल, जिसके लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। इन्हें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि आप तो दुबई बन जाएंगी जी, आप चीन जो है वहां पे $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट के बाद सबको फायदा होगा। बट ऑन ग्राउंड पीने के लिए पानी नहीं, बिजली वहां पे किल्लत, जहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने ग्वादार में, उसकी बिजली आती है ईरान से। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान से अगर बिजली आ रही है, पीने का पानी नहीं है, और क्योंकि चीन का इतना ज्यादा प्रभाव है उधर कि मछली पकड़ना, जो बलूची जो वहां पे इतने गरीब हैं उनको वो भी मुश्किल हो गया। गरीबी के कारण इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एंड टोटली निग्लेक्टेड एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पंजाबी। इतिहास गवाह है कि बलोचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 11 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान ने आजादी की घोषणा की थी, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 1973 में पाकिस्तान सरकार ने बलोचिस्तान पर आक्रमण किया, जिससे हजारों लोग मारे गए। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने ऊपर ये एक संकट ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही अगर हम देखें तो एक आतंक का सहारा लेता रहा। और अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो फ्रॉम 1948 से लेकर के लगातार जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका विलय हो। और उसके बाद जब 1948 मार्च में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया गया, और वो भी जबरदस्ती मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करवाया, उसके बाद से लगातार जिन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अपने कलात खान साहब ने, तो उसके जो उनकी जो भाई हैं उन्होंने ही इस तरह की जो इंसर्जेंसी है शुरू हुई। ये वो जमीन है जहाँ की मिट्टी आजादी की गूंज से कांपती है, लेकिन बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना जो कर रही है वो किसी नरसंहार से कम नहीं है। गांव के गांव जला दिए जाते हैं, नौजवानों को गायब कर दिया जाता है, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। बलोचिस्तान में हर घर से कोई न कोई गायब है। ये वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना जबरन उठाकर ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं लौटते। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा जबरन गायब किए जाने की सूचना दी है, जिसमें ज्यादातर बलोच हैं। बलूच महिलाएं और बच्चे भी पाकिस्तानी सेना के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। हजारों बलूच नागरिकों को अगवा कर लिया गया है, जिनका आज तक अता पता नहीं है। 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर भुक्ती की हत्या ने संघर्ष को और तेज कर दिया। 2020 में बलूच कार्यकर्ता करीमा बलूच कनाडा में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई, जिसमें पाकिस्तान का हाथ बताया गया, लेकिन इस हत्याकांड की फाइल कभी नहीं खुली। पाकिस्तानी सेना के बूटों तले बलोच रौंदे जा रहे हैं। बलूचिस्तान की फिजा में बारूद की गंध दमघोटू है। यह सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जंग है। बलूचिस्तान की धूल में दब चुकी हजारों चीखें, लेकिन दुनिया के कान अब भी बहरे बने हुए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये वो सच है जिसे छिपाने की पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना पूरी कोशिश करती है। लेकिन क्या इंसाफ कभी जमीन तक पहुंचेगा, या फिर बलूचिस्तान की ये पुकार हमेशा धूल में ही मिलती रहेगी? बलोचिस्तान की आजादी की मांग सिर्फ पाकिस्तान की ज्यादतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उनका अधिकार भी है। बलोचिस्तान के संसाधनों की लूट, गैस और खनिज संपदा का इस्तेमाल पूरा पाकिस्तान करता है, लेकिन बलोच जनता को भूखा मारा जाता है। संस्कृति और भाषा का दमन हो रहा है। बलोच लोगों को उनकी भाषा, रीति रिवाजों से दूर करने की लगातार साजिश रची जा रही है। यहाँ जो भी आजादी की बात करता है उसे या तो मार दिया जाता है या फिर लापता कर दिया जाता है। इनके जख्मों पर कोई मरहम तो नहीं लगाता, लेकिन पाकिस्तान की बदनाम सेना और खुफिया एजेंसी ISI सिर्फ बलूचियों के शरीर में पित्तल डालकर खामोश करना चाहती है। बलोचिस्तान की जमीन लहूलुहान है। हर घर में मातम, हर घर में चीखें दुनिया को परेशान जरूर करती हैं, और बड़े बड़े मंचों पर इसकी आवाज भी उठती रहती है। आज जो हालात वहाँ पर है उसके जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान है, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की सेना है,
क्योंकि आज अगर अब चाहे टीटीपी देखें या बलूचिस्तान देखें, इन्होंने कभी इनको बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया। खासतौर से बलूचिस्तान को अगर हम देखते हैं, ये आज इस प्रकार के हमले क्यों हो रहे हैं, मजबूरी हो गई है वहां पर। आप एक एक आदमी, बच्चा, औरतें, बूढ़े, जवान, हर आदमी आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और आजादी का नारा लगा रहा है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शुरू से उनको एक्सप्लॉइट किया है। उन सबसे बड़ा इलाका है, सबसे ज्यादा मिनरल रिच है, चाहे वो गोल्ड हो, यूरेनियम हो, गैस हो, हर तरह की चीजें। और वहां पर सबसे गरीब इलाका है, वहां पर उनके ऊपर जुल्म डाले जाते हैं। 5,000 से ज्यादा लोग उठाए जा चुके हैं। आए दिन किसी को भी घर में दस्तक होती है, आदमी को या औरत को उठा लिया जाता है, उसके बाद उसका पता नहीं कि कहाँ गया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघन पर चेतावनी दे चुके हैं। यूएन में बलूच कार्यकर्ताओं ने अपना मामला कई बार उठाया। कई मानवाधिकार संगठन बलोचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान के दमनकारी शासन के खिलाफ बलूच जनता अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है। बलूचिस्तान की जनता हार मानने को तैयार नहीं है। बलोची आजादी की हवा में सांस लेना चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। शी जिनपिंग के सपनों पर बलोच लड़ाकों का हर हमला एक हथौड़े की तरह है, क्योंकि बीएलए जितना बलूचिस्तान में मजबूत होगा, चीन की सीपैक उतनी ही जल्दी दम तोड़ेगा। साल 2018 के बाद से चीन के नागरिकों पर भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, जिसके पीछे बीएलए का नया कमांडर है, जिसके कमान संभालने के बाद बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर निशाना बना रही है। पाकिस्तान में आए दिन इसी तरह की चेतावनी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग ने इस पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान के बलोच आर्मी की दुनिया में चर्चा हो रही है। बलोच के 40 लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया। बीएलए की ताकत में इजाफे के लिए उसके नए चीफ को वजह बताया जा रहा है। साल 2000 में बनी बलोच लिबरेशन आर्मी का मुखिया बशीर ज़ेब है। बीएलए के भीतर बशीर ज़ेब का पद कमांडर इन चीफ यानी सैन्य प्रमुख का है। बशीर ज़ेब को साल 2018 में बीएलए की कमान मिली। प्रमुख बनने से पहले ज़ेब कोर कमेटी के प्रमुख मेंबर थे। ज़ेब के आने के बाद से ही बलूचिस्तान में बीएलए की गूंज सुनाई दे रही है। देश के बड़े नेताओं तक को कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान पर से पाकिस्तान की सरकार का नियंत्रण करीब करीब खत्म हो रहा है। बशीर ज़ेब की उम्र 40 के आसपास है, जिसका ताल्लुक मध्यम वर्गीय परिवार से है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक दिसंबर 2018 में एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की सेना ने बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रमुख असलम बलोच को काबुल में मार गिराया, जिसके बाद बीएलए की कमान ज़ेब बशीर को सौंप दी गई। ज़ेब बशीर के पिता बलूचिस्तान के मशहूर डॉक्टर रहे हैं। ज़ेब का घर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से लगभग 145 किलोमीटर पूर्व में नुश्की कस्बे में है। ज़ेब के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। ज़ेब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई क्वेटा के डिग्री कॉलेज से पूरी की। 2012 में ज़ेब बीएलए से आजादी के मिशन के तहत जुड़ गए, जिसके बाद वो इसी संगठन में है। ज़ेब ने घात लगाकर हमले को जहां बढ़ावा दिया, वहीं उसके रहते सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीएलए के लड़ाके करने लगे। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए बीएलए के लड़ाके चीन और पाकिस्तान की सेना को धमकी देते रहते हैं। प्रमुख बनने के बाद ज़ेब ने आत्मघाती हमलावर तैयार किए। बलूच इलाके में इसके लिए उसने महिलाओं को आगे किया। बलूच की सुसाइड बॉम्बर महिलाएं बुर्के जैकेट पहनकर बम रखती हैं। ज़ेब ने बलोच लिबरेशन आर्मी में नए लोगों को भी जोड़ा, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना से ज्यादा पढ़े लिखे लड़ाके बीएलए में हो गए हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान की सेना बीएलए से मात खा रही है। ज़ेब के नेतृत्व में बीएलए पाकिस्तान के साथ साथ चीनी सैनिकों को भी मारने में पीछे नहीं है। ज़ेब के तालिबान से भी ठीक रिश्ते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना इस इलाके में खुद को असहाय महसूस कर रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मा उठाना।